गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का ये 12वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था धामन सोडा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले देखेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, देखिए यहाँ पे रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट क्यों है? हेमी का अर्थ होता है 1/2 और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। ठीक है, हेमीहाइड्रेट मतलब कैल्शियम सल्फेट तो आप लोग जानते होंगे CuSO4 और हेमीहाइड्रेट इंटू 1/2 H2O। ठीक है, अब इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए इसके अणुसूत्र CuSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है, CuSO4 इंटू 1/2 H2O इसका जो है रासायनिक सूत्र है। अब बात करते हैं अणुभार की। तो अणुभार जो इसका होता है 136.134। ठीक है, 136.134 इसका जो होता है अणुभार होता है। अब देखते हैं इसके निर्माण की विधि। ठीक है, निर्माण की विधि देखते हैं ये बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है बनाने का नियम। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या था यहाँ पे था हेमीहाइड्रेट यानी 1/2 और डाइहाइड्रेट कह रहा है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट CuSO4 इंटू डाइहाइड्रेट यानी डाई यानी 2 और हाइड्रेट यानी जल, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं या इससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसका निर्जलीकरण होता है। और निर्जलीकरण में क्या होता है कि इससे जल के कुछ मोल बाहर निकल जाते हैं, जिससे ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है इसकी विधि में। यहाँ पे देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कितने सेंटीग्रेड पे गर्म करना है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि इससे जल की मात्रा कुछ बाहर निकलती है। जल की मात्रा बाहर निकलती है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे अगर इसके सूत्र की बात किया जाए कैसे ये सूत्र से होगा, तो यहाँ पे हो गया ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसको गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है या इससे अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तब हम लोगों को मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए CuSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है, CuSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस ये 3/2 H2O इससे बाहर निकल जाता है। इन दोनों को जब हम लोग योग करेंगे 1/2 H2O और 3/2 H2O तो ये आ जाएगा 2 H2O। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे है 1/2 और प्लस 3/2, तो हर बराबर है तो हर नीचे आ जाता है और ऊपर ऊपर जुड़ जाता है, तो 3 1 क्या हो जाता है 4, इससे ये कट जाएगा 2 H2O बना कि नहीं बना? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या बना सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एकदम आसान है। क्या करना है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करना है और जब उसको ऊपर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसका निर्जलीकरण होता है। उसमें से जल का कुछ मोल क्या होते हैं? उससे बाहर निकल जाते हैं या वाष्प बन के उड़ जाते हैं। उस स्थिति में हम लोगों को प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। ठीक है, क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या क्या है।
अब देखिए भौतिक गुण की बात करें तो यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है? सफेद रंग का चूर्ण होता है। मतलब जब इसको ठोस अवस्था में हम लोग प्राप्त करेंगे तो ये सफेद रंग का चूर्ण के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। चूर्ण का मतलब जैसे आप लोग घर में चूरा देखे होंगे, चूरे के आकार का, उसी मतलब चूर्ण मतलब पतले पतले छोटे छोटे खंड, उसी को हम लोग चूर्ण कहते हैं। तो छोटे छोटे चूर्ण के रूप में ये सफेद रंग के प्राप्त होता है। अब बात करें एक और इसका गुण है भौतिक गुण, ये जल में विलेय कम विलेय होता है। ठीक है, कह सकते हैं जल में कम विलेय या अविलेय होता है। क्या होता है? जल में कम विलेय या अविलेय होता है। ठीक है, इस बात को वहाँ भौतिक गुण में यही 2 पॉइंट आपको याद रखने की, ये सफेद रंग का चूर्ण है और जो जल में क्या होता है? कम विलेय होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण इसका क्या क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रासायनिक गुण सबसे पहले इसमें है रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। तो अगर बात करें इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ऊष्मा का प्रभाव इसमें है ना, जब इसको गर्म करते हैं हम लोग 120 डिग्री से अधिक। देखिए क्या दिया है, यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। इसका नाम है जिप्सम। जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पर? 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। यहां पे देखिए क्या हो जाता है, देखिए ये है जिप्सम। जिप्सम CuSO4 × 2H2O, चाहे इसका रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पे गर्म किया जाता है तो इसके जल के ये जो 2 मोल हैं इसमें से ये बाहर आ जाते हैं और शुष्क अवस्था में कॉपर सल्फेट हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करते हैं तो यहाँ से कॉपर सल्फेट हम लोगों को अलग प्राप्त होता है और इसका 1/2 H2O जो जल है ना, इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1/2 H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जल है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो इससे बाहर निकल जाता है और निर्जल कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं 400 से अधिक ताप पर, मतलब जब कॉपर सल्फेट को, जो कॉपर सल्फेट यहां से प्राप्त हुआ है, यहां से जो कॉपर सल्फेट हम लोगों को मिल रहा है, अगर इसको हम लोग 400 डिग्री से अधिक ताप पर और गर्म करें तो ये क्या करता है ना कि ये टूट जाता है। किसमें टूटता है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। समझ में आ गया? ये देखते हैं दोस्तों, अब इसका अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक गुणधर्म, उसका अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु यह है कि जल के साथ अभिक्रिया पढ़ना है। पीछे हम लोग पढ़ रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। लाइट कट जाने की वजह से वीडियो को वहीं रोकना पड़ा, अब उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुणधर्म में पहला पढ़ लिए थे, अब दूसरा पढ़ना है कि जल के साथ अभिक्रिया। देखिए जब जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं ना तो ये जिप्सम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जिप्सम का। तो देखिए यहाँ पे ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 × 1/2 H2O। जब इसकी जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, देखिए जल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है? जिप्सम का। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वहां पे ऊपर लिखा गया 1/2 H2O और फिर लिखा गया है प्लस 3/2 H2O लिखा गया है, तो यहाँ पे आया है 2 H2O। 2 H2O कैसे आया है? मान लीजिए 1/2 में क्या जोड़ा जा रहा है? 3/2, तो इसको जोड़ेंगे तो हर बराबर है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, तो 4/2 और इससे को कटा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 H2O हो गया है। ठीक है, सोचेंगे कि कैसे गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ नहीं है। 1/2 में 3/2 को जोड़ने पर 2 H2O आया है, जिससे जिप्सम का निर्माण हो गया है। अब इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग इसका क्या क्या है? देखिए सबसे पहले इसका उपयोग जो होता है प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाने का मतलब जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी सब टूट जाती है ना, तो उसमें प्लास्टर किया जाता है ऊपर से कि वो क्या हड्डी जुड़ जाए। तो इसलिए इसका उपयोग किसमें? प्लास्टर के ऊपर जो सफेदी किया जाता है ना, रुई को पट्टी को लपेट के ऊपर से ये चढ़ाया जाता है,
तो वहीं पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराया जाता है जो जिप्सम में बदल जाता है, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, मतलब धीरे धीरे ये जमने लगता है जल से क्रिया के बाद और प्लास्टर चढ़ जाता है। ठीक है, तो हड्डी उड्डी टूटने पे इसका प्रयोग होता है। अब देखिए इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में, जैसे शादी उदी में आप लोग गए होंगे ना तो देखे होंगे कि दरवाजे पे वो खम्भे जैसी संरचना बहुत हल्की सी बना के खड़ी की गई रहती है, तो वो होता है सजावटी सामान। मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग होता है, चीनी मिट्टी की जो मूर्तियां आती हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। खिलौने के निर्माण में होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना करने में किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, और दीवारों को पेंट करने में, दीवारों पर चिकनाहट लाने के लिए इससे पेंट किया जाता है, जिससे दीवारें चिकनी और मुलायम हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो कह रहा है, इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। मतलब अग्निरोधक क्या है? अग्निरोधक का मतलब ये है कि आग बुझाने के लिए। ठीक है, अग्निरोधक के रूप में ऐसे पदार्थ इससे बनाए जाते हैं कि ये आग से जलता नहीं है, तो अग्निरोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस चैप्टर का हम लोग पढ़ें तो लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल वास्तव में कहते किसको हैं? देखिए आप लोग जितना भी पढ़े हैं पीछे, उसमें कई प्रकार के ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिसके बाद में H2O जुड़ा रहता है इंटू करके। जैसे यहाँ पे देखिए ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है इंटू 1/2 H2O। यहाँ पे देखिए जिप्सम में 2 H2O जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। समझिए इसका डिफिनीशन क्या है। कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं। ठीक है, शुष्क रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो शुष्क होते नहीं है। देखिए क्या है, परंतु वास्तव में उनमें कुछ जल अणु संयुक्त रहते हैं। जल के अणु क्या रहते हैं? संयुक्त रहते हैं। यह जल क्रिस्टलन जल कहलाता है। मतलब पहले से जो कुछ अणु जल उसमें संयुक्त हैं उसी को हम लोग क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, कुछ लवण दिए गए हैं और इसके आणविक सूत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जल योजित कापर सल्फेट, जल योजित क्या दे रहा है? कापर सल्फेट। तो कापर सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कापर सल्फेट ये हो गया, और इसके पीछे ये देखिए 5H2O जो जल जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्रिस्टलित जल या क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल योजित फेरस सल्फेट, ये है FeSO4 और 10H2O। तो इसमें जो 10H2O है इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। यहाँ पे देखिए धामन सोडा का सूत्र है, तो Na2CO3 × 10H2O। तो इसमें ये 10H2O जो है ये क्रिस्टलन जल है। इस वाले में देखिए फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। ठीक है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए 24H2O है ना, ये है क्रिस्टलन जल। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक है उसके लास्ट में जो इंटू करके जल जुड़ा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। अब बात करें अगले चैप्टर की, तो अगले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को कैसे करना है। तो अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है, इसके सबसे पहले पाठ्य निहित प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। अब उसके बाद जो अगर मान लीजिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ के पूरा खत्म कर लेते हैं, तो फिर जो आगे चैप्टर इसी तरह से सीरियल नंबर से आपका सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना चैप्टर आता जाएगा सबको पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि पहले 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ लिए, 2 चैप्टर केमिस्ट्री और फिर 2 चैप्टर बायो, इस तरह नहीं पढ़ना है। हम लोग लगातार चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें हम लोग पाठ्य निहित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।